हाय सुनीता जी, योर आंसर्स आर लाइक लाइफलाइन टू मी। मेरा प्रॉब्लम यह है कि ब्रदर मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर करता है। आई एम मैरिड एंड स्टे इन यूएस। ही स्टेज वेयर ही कैन रीच माई पापा एंड मम्मी इन 4 आवर्स। जब भी वो बीमार होते हैं, एज ए स्टे फार एंड आई हैव किड्स इन हायर क्लासेस। मैं हर साल इंडिया नहीं जा पाती हूँ, पर जब पेरेंट्स को ज़रूरत होती है आई आस्क हिम दैट आई विल कम। भाई कहता है कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, आई विल हैंडल इट। आई ऑल्सो ऑफर टू शेयर मनी फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, वो भी नहीं लेता। 2-3 महीने बाद ताने देना शुरू कर देता है कि तुम तो वहाँ जाके बैठ गई हो, दूर से ज्ञान देती रहती हो, तुम खोखली हो, एटसेट्रा। बहुत हर्ट हो जाती हूँ। आई नो ही इज़ डूइंग मोर फॉर पापा मम्मी, बट ड्यू टू ऑल दिस आई फील वेरी गिल्टी। ही डज़ फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, बट बाद में उनको भी ताने देता रहता है कि मैं नहीं आता तो तुम मर जाती, एटसेट्रा एटसेट्रा। काइंडली गिव मी सम एडवाइस हाउ टू हैंडल हिज कॉन्स्टेंट टॉक्सिसिटी, थैंक्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, 160 से ज़्यादा। तो देखते हैं, इन सारे सुनने में छोटे लेकिन जो फील कर रहा हो उसके लिए बहुत बड़े क्वेश्चंस का क्या सोल्यूशन हो सकता है, प्रैक्टिकली इन्हें डील करने का क्या बेहतर तरीका हो सकता है। मैं और आप मिलकर कमेंट्स के ज़रिए या फिर वीडियो के ज़रिए इनके हल ढूंढने की कोशिश करते हैं इस चैनल पर। तो चलो, ऐसे ही ढेरों क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। देखो, इसके रिप्लाई में भी ये चीज़ आई है एक और के कि मैं भी गिल्ट में रहती हूँ कि जब मेरे पेरेंट्स को ज़रूरत होती है तो मैं नहीं जा पाती। शादी पेरेंट्स ने की थी ना, और शादी के बाद घर गृहस्थी, चाहे पड़ोस में घर हो चाहे दूर हो बहुत ज़्यादा देश से बाहर, लेकिन घर गृहस्थी के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। बेटा बहू उसी घर में रह रहे हैं, अब वो 4 घंटे की दूरी पर रह रहा है। कहने को तो कोई ये भी कह सकता है कि बेटा बहू होकर तुम दूर क्यों रह रहे हो, ताने देने वाले उस पर भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में क्या होगा कि अब वो आप पे भी एहसान जताता है। जब आपको कहता है कि तुम तो दूर बैठ के ज्ञान दे रही हो, तो आप उस टाइम पे अपने वो सारे पॉइंट्स बोल सकते हो कि तेरे को पैसे भी ऑफ़र किए थे, आने को बोला था, तूने मना किया, फालतू बातें मत कर। जब मैं आने को बोल रही हूँ तो तू मना कर रहा है, उसके बाद अब किस मुँह से कह रहा है। वहाँ में वो बात क्लियर हो जाएगी। रही बात जो माँ बाप को ताने दे रहा है कि मैं नहीं आता तो तुम मर जाते, तो अगर आपके माँ बाप को थोड़ी सी भी ये बात बुरी लगती है तो सीधे कहें कि भाई मत आ, तू मरेंगे तो हम तेरे आने के बाद भी, और नहीं आएगा तो भी। बात तो यही है ना, हमेशा के लिए तो ज़िंदा कोई रहना नहीं। ऐसा तो है नहीं कि जिसके पास पूरा परिवार है करने वाला, वो उसको मौत नहीं आती। तो मरना तो सबको एक ना एक दिन है, लेकिन अगर हमें इतना एहसान किसी का नहीं लेना और वो करने के बाद गा रहा है, तो तरीका ये है कि तू मत आ, इतने पैसे हमारे पास हैं, जितना कोई नौकर भी कर देगा बिना एहसान जताए करेगा, उससे हक से तो करा लेंगे। तो जो आदमी करने के बाद इतना एहसान तोड़ रहा है ना, उसको चाहिए कि आप उससे काम कराइए ना, ठीक। तो माँ बाप के लिए तो ये है। अब रही बात आपकी, आपका जितना फ़र्ज़ था आपने ऑफ़र किया अपनी तरफ से, अब वो बोल रहा है नहीं आए, तो फिर आपका काम ख़त्म। आपको ये टॉक्सिसिटी उससे लेने की ज़रूरत है नहीं। जब भी वो बोले कि आप खोखली हो, ये हो वो हो, ये बोला था खोखला तू है कि उस टाइम पर मना किया और अब गा रहा है गाने। जब मैं बोल रही हूँ आने के लिए तो बोल देता कि मुझसे नहीं हो पाएगा, दीदी तुम आ जाओ या बहन तुम आ जाओ, जो भी है। तो जो बात अपनी, वो अपनी बात पे नहीं टिक रहा ना, तो आप इस चीज़ को तो कन्फ्रंट कर सकते हो कि बात तो तेरी हल्की हो रही है, खोखली मैं कैसे हो गई। 1-2 बार जब आप उससे बात कर लोगे इस तरीके से, उसको पता लग जाएगा कि मैं कुछ भी बोलूँगा और ये सुन लेगी, ऐसा नहीं होगा। तो जब आप कहोगी इस बार कि क्या मैं आ जाऊँ, तो वो उस बात को मीन करते हुए कहेगा कि बोलूँ या नहीं बोलूँ, मना करेगा तो भी और हाँ करेगा तो भी। तो तब अगर वो कहता है कि हाँ आ जाओ, तब आपको जाना चाहिए फिर उस टाइम पे, ताकि आपकी बात में वैल्यू रहे कि हाँ मैंने बोला तो मैं आई और मैंने किया। लेकिन अगर आप ऑफ़र कर रहे हो, वो मना कर रहा है, उसके बाद अगर वो ताने दे रहा है, तो वो खुद खोखला नज़र आ रहा है, उसकी बातें फेक साबित हो रही हैं। तो यही इतनी सी पॉइंट आपको उसको बोलना है, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट है, हेलो दी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरे हबी भी गवर्नमेंट टीचर हैं, 2 बच्चे हैं 7 के और 4 के। मेरी जॉब को 10 ईयर और हबी की जॉब के 13 हो गए। हमने जॉब के सारे पैसे ससुराल में लगा दिए, वहाँ का घर बनाने में, ननद की शादी, खुद की शादी, मतलब सारे खर्चे। एक देवर है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, कुछ नहीं कमाता, लेकिन हमारे को जब भी ससुराल वालों को ज़रूरत पड़ी है उन्होंने हमें कभी सपोर्ट नहीं किया किसी भी प्रकार का। मेरे बच्चों को मेरे मम्मी पापा ने अपने पास रख कर बड़ा किया, हमेशा हमारी बुराई की। अब हम सिटी में शिफ्ट हो गए, लोन से घर बनाया है, मेरे मन से ससुराल वाले पूरी तरीके से उतर गए हैं। आपको क्या लगता है हमें कैसे रहना चाहिए उनके लिए? और वो तो और भी पैसे मांगते रहते हैं, तो क्या करें? पैसों से अपना रिश्ता बिल्कुल ख़त्म कर लो, पैसे देने लेने का चक्कर बिल्कुल ख़त्म। बाकी
नॉर्मल बोल चाल, तीज त्योहार, फंक्शन में आना जाना, ये सब अपना कंटिन्यू रखो, क्योंकि जो भी किया आपने उस टाइम अपनी समझदारी के हिसाब से किया। कोई प्रोनोट पे लिख के नहीं किया था कि हम ये कर रहे हैं बदले में आप ये करोगे, ठीक है। लेकिन पैसे सब आप एक बार चोट खा चुके, तो ठीक है, पैसे वाला हिसाब ख़त्म कर दो और बाकी रिश्ता जैसा चल रहा है चलने दो, जब तक कोई और कलेशबाजी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, दी लाइफ में सच में इतने प्रॉब्लम होते हैं कि जिसकी हमने कभी तमन्ना भी नहीं करते। कोई यहाँ अपना नहीं, सब पराए लगते हैं। जब ससुराल में होती हूँ ससुर जी रौब झाड़ते हैं, कुछ बोलने से बोलते हैं तुम कौन होती हो, हमारा बेटा जो बोलेगा हम वही करेंगे। बेटा मीन्स मेरे हस्बैंड बोलते हैं मेरे मम्मी पापा हैं, कुछ मत बोलना, उन्हें जो करना है करें, तुम कुछ मत बोलना। मैं क्या आती हूँ तो भाभी मुँह फुलाती है, उसे मम्मी पापा उससे डरते हैं और बोलते वो जो बोले सुन लेना पर तुम कुछ मत बोलना। मतलब कहीं भी जाओ, ससुराल या मायका, सबकी सुनो, कोई हमें कुछ भी बोल दे जैसे हमारी कोई इज्जत है नहीं। मैं साल में इसलिए मायका 1 से 2 ही बार आती हूँ और 1 हफ्ते से ज़्यादा भी रुकती नहीं, ना ही किसी का एक पैसा लिया है, पति की कमाई से खाती हूँ और जीती हूँ। ससुर जी तो फूटी कौड़ी नहीं रखे हैं, फिर भी सब कोई हमें सुना देता है और हम सुनाएं तो उन्हीं लोगों के सामने हमें बेइज्जत किया जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए दी, प्लीज़ आंसर दीजिएगा। एज ऑलवेज हार्ट। अब देखो जी, सब सुना रहे हैं आपको, आप सुन रहे हो, आपका पार्ट बस उतना ही है ना। सब सुना रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी, लेकिन आप सुन रहे हो ये आपकी मर्जी है ना। जिस दिन आपने पलट के बोलना शुरू कर दिया, अब किसी ने आपको खोला, आपके ससुर ने मान लीजिए बोला कि हमारा बेटा जो करेगा हम तो उसकी सुनेंगे, ठीक है, आप उनको कुछ पलट के नहीं कह सकते। अब बेटा जब ये बोल रहा है मेरे माता पिता हैं, वो जो करें उन्हें करने दो, तुम कुछ मत बोलना, तो वो अपने पर्सनल स्पेस में जो करें वो करने दो, नहीं बोलो। लेकिन अगर उनके किसी डिसीजन का असर डायरेक्टली आप पे पड़ रहा है, आपके रूटीन पे पड़ रहा है या आपके फ्यूचर पे पड़ रहा है, कुछ भी है, फिर आप बोलोगे। और जब हस्बैंड कहें कि कुछ नहीं बोलो, वो मेरे माता पिता हैं, तो सीधे कहो ठीक है माता पिता आपके हैं, मैं कौन, खामा वाली बात है। तो उनके डिसीजन उन तक सीमित रखें। अगर मेरी लाइफ प्रभावित होगी तो आप उनके बेटे, वो आपके माँ बाप, मैं कौन हूँ कुछ पता नहीं चल रहा, तो मैं अपने लिए, अपनी कहना चाहिए वेल बीइंग के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं बोलूँगी, है ना। मान लो पति कहने लगे कि तुम्हारे सिर पे पैर रख के जाएंगे ससुर जी रोज़, मेरे माँ बाप है तुम मत बोलना, तो सिर पे पैर रख के जाने दोगे क्या? बोलोगे ना मेरा सिर है भाई, पिच जाएगा या दर्द होगा, क्यों जा रहे हो, मेरा पति कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो बोलूँगी ना फिर। तो सेम चीज़ है, जब तक उनकी अपनी लाइफ में अपने डिसीजन वो कर रहे हैं, उन्हें क्या खाना है क्या पहनना है उनके अपने डिसीजन है। अब मान लो आपको बनानी है 2 सब्ज़ी या 1 सब्ज़ी, आपका शेड्यूल ऐसा है, और आपके ससुर को खानी है रोज़ 3 सब्जियाँ, तो उसका असर उनकी चॉइसेस का आपके ऊपर पड़ रहा है ना। तो आप बोल सकते हो कि भाई तबीयत ख़राब है या मेरा इसकी वजह से दूसरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है, या मैं 3 नहीं बनाऊंगी 2 बनाऊंगी, वो आपको बोलना पड़ेगा। केवल आपके हस्बैंड ने कह दिया कि नहीं बोलना, आप नहीं बोल रहे, तो एक दायरा है कि कहाँ तक उनकी मर्ज़ी उन तक चल रही है, जब तक आपको सच में नहीं बोलना चाहिए। सबकी अपनी लाइफ है, ठीक है, एक रिस्पेक्ट है बड़े वाली, हर चीज़ में आपको उंगली नहीं करनी, लेकिन जब उनके डिसीजन आपके ऊपर असर डालेंगे आपको बोलना पड़ेगा। साथ में जब आप पीहर गई, भाभी ने मुंह फुला लिया, माँ बाप उनसे डरते हैं, क्यों डरते हैं मेरे को ये नहीं समझ में आता। ये भी तो बहुएं ही हैं जो कमेंट कर रही हैं, या मैं भी तो एक बहू हूँ। सास ससुर बहू से क्यों ही डरेंगे? एक लालच होता है कि भैया अगर वो सारा काम घर का कर रही है, कि ये चली गई बिना तनख्वाह की नौकरानी, तो घर का काम कौन करेगा, खाना पीना कौन देगा, तो वो भी कहीं ना कहीं वो बहू को यूज़ कर रहे हैं। इसमें डरने वाली क्या ही बात है? जो डर रहे हैं पहली चीज़ तो वही गलत हो रही है। क्यों तो बहू डरे, और क्यों डरे सास ससुर? एक परिवार है ये, क्या है ये? ठीक, अब मान लो हो रहा है, आपके माँ बाप डर रहे हैं, चलो जी, फिर उनकी पर्सनल चॉइस है, डर लो। तुम्हारी बहू तुम्हें रोटी के बदले में चाहे डर के ही दे रही है, मतलब डर डरा के दे रही है, लेकिन तुम्हें जो भी लालच है, तुम्हारी बहू है, तुम कर लो। अब मैं आई हूँ 1 हफ्ते के लिए, मेरी किसी बेफालतू की कोई ना सही बात ना गलत कुछ नहीं, वो मुंह फुला के दिखा रही है या मेरी बेइज्जती करेगी, तो मैं क्यों लूँगी? मुझे थोड़ी ना उससे 3 टाइम खाना बनवा के गर्म रोटी का लालच है। 1 हफ्ते के लिए आई हूँ, तो जो सही है उतना बिहेवियर उसे रखना चाहिए। अब वो बोलती है उससे भी ज़्यादा क्या होगा, साल में आप 2 बार जा रहे हो, 1 हफ्ता रुक रहे हो, वो भी बहुत है। 1 दिन 1 घंटा रुका जाता है, साल में 2 बार जाके भी ऐसी भी कंडीशन है। तो उसमें भी अगर आप 1 हफ्ता रुक के आ रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी भाभी का व्यवहार आपके साथ गलत है, वो भी कम हो जाएगा, तो क्या ही बिगड़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ होती है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर हम अपनी इज्जत खुद नहीं कर रहे,
तो सेम सिचुएशन हर जगह होगी। अभी आप जॉब पे नहीं हो, अगर आप ऑफिस जा रही होती आपको ऑफिस में भी सेम प्रोसीजर यही मिलता कि कोई कुछ भी कहे तुम मत बोलना, क्योंकि आप उसमें हो, उसी जोन में जा रहे हो कि कोई भी आपको कुछ भी कह रहा है आप मान रहे हो। सही बात को मानो, गलत के खिलाफ बोलना सीखो, लड़ो मत लेकिन बोलना सीखो कि ये चीज़ मैं नहीं लूँगी, तो फिर आपके साथ वो होनी बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हेलो दी, मेरी जेठानी मेरे पति को फालतू ताना देती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपके पति कोई बच्चे थोड़ी हैं, आपके पति और उनकी भाभी के बीच की बात है, वो अपने आप सॉर्ट कर लेंगे। मेरी मानो तो उसमें बिल्कुल मत पड़ो जब तक कोई अति में ना बात हो जाए। सेकेंड हाफ में चेहरे की थकान आप कैसे उतारते हो अगर कहीं जाना हो तो? मुंह धो लेती हूँ सिंपल ठंडे पानी से, उसके बाद दोबारा से मेकअप कर लेती हूँ, हो जाता है सही। वैसे बाकी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो कुछ हो तो वो कर सकते हो आप कि भैया आइस का एक टुकड़ा लेकर रुमाल में लपेट के लगा लो, एकदम से फ्रेश सा हो जाता है मुंह। बाकी और कुछ नहीं, सिंपल मुंह धो के अगर मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ही फ्रेश लगना है तो मैं दोबारा फेस वॉश कर लेती हूँ। अदरवाइज़ सुबह का धुला हुआ मैं सीधे फिर रात को ही धोती हूँ मुँह भी। तो बस इतना ही करती हूँ और कुछ नहीं। मतलब अभी जैसे मैं बैठी हूँ ये सुबह का ही मुंह धुला हुआ है, ये प्रॉपर जो भी मेरा है तो रहता है ऐसे ही। कपड़े बदल लिए, मुंह मैं सोने से पहले ही धोऊंगी फिर। चलो नेक्स्ट। हेलो दी, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैंने अपने पति और बच्चों के साथ मैं शहर में रहती हूँ, मेरी सास गांव में रहती है। मेरी सास बिल्कुल तंदुरुस्त है लेकिन हम सभी हर वीक पर गांव जाते हैं। मेरे पति सुबह से लेकर शाम तक पूरा वीक काम में बिजी होते हैं, शाम को घर आते हैं तो भी सास से फ़ोन पर बातें करते रहते हैं और फिर खाना पीना खाकर सो जाते हैं। इस तरह अगले दिन शुरू हो जाता है। मेरे पति मुझे और मेरे बच्चों को बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। प्लीज़ बताओ मैं क्या करूँ? हमारे बीच फिजिकल रिलेशन भी नाम मात्र के लिए ही है। पहले पति महीने 1.5 महीने के बाद मेरे पास आते थे, उन्होंने कभी भी मेरे मन की परवाह नहीं की, लेकिन अब मेरा अपना मन ही फिजिकल रिलेशन बनाने को नहीं करता। और जब अब पति अपने रूटीन के हिसाब से महीने 1.5 महीने के बाद मेरे पास आते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ सजेस्ट करें, मैं आपके रिप्लाई का वेट करूँगी। अपने पति से एक बार खुल के बात करो इस चीज़ के लिए कि आपको जो फील हो रहा है, जो आप यहाँ बता रहे हो, ठीक है ना। माना कि आपकी माँ हैं लेकिन मैं भी पत्नी हूँ, मेरे लिए आपके शेड्यूल में क्या टाइमिंग है प्लीज़ लिख लो, मुझे बता दो कौन सा आधा घंटा आप मेरे लिए रख रहे हो, बस मैं उतने में ही खुश हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। एक बार आप क्लियर कट बातें करो कि जो हमारा 1.5 महीने में भी संपर्क होता है ना, फिर उसमें भी मुझे इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है, ऐसे एज अ प्रॉब्लम उनको बताओ तो वो अपने आप समझेंगे इस चीज़ को, है ना। अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हम लोगों को लगता है हम बहुत कुछ फील कर रहे हैं ये वो, अक्सर मर्दों को वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही होती कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। और जब किसी दिन हम एकदम फट पड़ते हैं ना, तब उन्हें लगता है कि अरे ये क्या हुआ, अभी तक तो ठीक थी। तो उनको वर्ड टू वर्ड आपको बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली आप क्या फील कर रहे हो और कितना बुरा आपको लग रहा है, या आप किस परेशानी में फंसे हुए हो, आपको हल नहीं मिल रहा। उनको एक सुपीरियरिटी वाली वो दो कि आपके पास कोई हल हो तो बताओ, फिर वो निकालेंगे उस चीज़ का हल, ये होगा। फिर ये स्किन से रिलेटेड आ गया, पफ़ी आइज़ के लिए प्लीज़ कुछ बताएं। पफ़ी आइज़ के लिए तो वही बर्फ़ वाला वो अच्छा काम करता है, और दूसरी चीज़ वही है कि आपने नींद ठीक से ली हो। कम सोने से भी कई बार पफ़ी आइज़ हो जाती है और ज़्यादा सोने से भी हो जाती है, तो एक प्रॉपर नींद लो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से, फिर भी हो रहा है तो अक्सर कई लोग मतलब उसको एक्स्ट्रा सेंसेशन देने के लिए ना कोलगेट टूथपेस्ट जो भी होता है वो भी लगाने का मैंने एक बार हैक देखा था, तो एक बार मैंने ट्राई भी किया था, काम करता है वो। लेकिन वैसे सिंपल आप बर्फ़ लेके और ठंडक सा लगाओ तो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगी पफ़ी आइज़। अब ये है, हेलो दी, सास अपनी छोटी बहू से सारी बातें करती है फ़ोन पर, ओनली 10 मिनट डिस्टेंस पर रहती है मेरी देवरानी। सास मेरे पास रहती है, काम भी सारा मैं करती हूँ। सास जॉब करती है 10,000 के महीना और मैं ही उनका लंच बनाकर देती हूँ, बाकी घर का काम भी मैं करती हूँ। बट शाम को आते ही सास फ़ोन पर देवरानी से मेरी बुराई करती है। ऐसे सास से कैसे डील करें? वो जो कमाती हैं सब अपने पास रखती हैं, किसी को भी देती हो, बट मैं और मेरे हस्बैंड कुछ नहीं लेते हैं उनसे। मेरे हस्बैंड अच्छा कमाते हैं, मिडिल क्लास के हिसाब से। मेरी सास ने शादी के पहले ही साल अपनी दी हुई सारी ज्वेलरी भी ले ली थी सबके सामने। मैं फिर उनके लिए सारे काम करती हूँ और मैं ही बुरी बनती हूँ। अगर इतना गलत आपके साथ वो कर रही हैं, आपको सिंपल कह देना चाहिए कि जब छोटी की इतनी याद आती है, आपको आते ही उससे बात करनी होती है और यहाँ आप इतना परेशान हो, तो क्यों नहीं आप वहीं जाके रह लेते, खुश रहोगे। सीधे बोल दो एक बार। नेक्स्ट, प्रणाम दीदी, आपको शायद अजीब लगे पर मेरी दुविधा कुछ ऐसी है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के एज गैप 12 साल का है और हमारे 2 बच्चे हैं। वो बेस्ट हस्बैंड और फादर हैं। मैं वर्किंग हूँ, DPS में TGT साइंस हूँ। मेरे कलीग्स के सामने एक इनसिक्योरिटी होती है,
हबी को इंट्रोड्यूस कराने में उनकी एज की वजह से। ही लुक्स बिट ओल्ड एज़ कम्पेयर टू मी, लेकिन आई लव हिम, और उनके साथ होती हूँ तो किसी की परवाह नहीं होती, सब भूल जाती हूँ। प्लीज़ बताएं अपने दिमाग से लुक्स वाला कीड़ा कैसे निकालूं। आई एम हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, मुझे कोई भी इनसिक्योरिटी पसंद नहीं। ऐसे हमारे साथ में एक दो टीचर्स हैं जिनके लाइफ पार्टनर फिजिकली लुक्स में उनके हिसाब के नहीं हैं, लेकिन उनकी इमोशनल बॉन्डिंग और जो वो केयर एक दूसरे की करते हैं वो ऐसी है कि शायद मतलब हर औरत का ड्रीम जैसी होती है ना। अब आपकी जो सिचुएशन है ना, जो पहली बार देखेगा उसका रिएक्शन आएगा, वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपको जैसे मैंने टॉन्ट वाले के लिए बताया था ना, ये जो ताने देता है, उल्टे सीधी कलेशबाजी करता है कहीं फंक्शन में, जब भी मिलता है बेइज्जती करता है, तो जब आप कहीं जा रहे हो उसके डर की वजह से आप मतलब उस फंक्शन में ही ना जाओ। इसकी वजह यह है कि फंक्शन में खाना होगा, कपड़े होंगे, फोटोग्राफी होगी, ये होगा वो होगा, साथ में वो होगा और वो टोंट मारेगा। आप उसको मेंटली अपने दिमाग में लेके चलो पिक्चर में कि वो भी है। तो सेम चीज़ है कि जब आप अपने हस्बैंड के साथ किसी को भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराएंगी तो आप एक्सपेक्ट यही करें कि वहाँ से रिएक्शन यही आएगा, वर्बली या एक्शन के हिसाब से। लेकिन जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, प्यार है रिश्ते में, तो जब वो बंदा आपको एक दो बार देख लेगा, कोई भी हो, एक दो बार देखेगा, या आपकी जो वो केयर करते हैं, आपके जो बॉन्ड है उससे रिलेटेड चीज़ें छुपाई नहीं छुपती, वो दिखती हैं कि वाह कितना अच्छा है इसका पति। कुछ दिन बाद ना वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, मैटर ही नहीं करती। लेकिन फर्स्ट टाइम आप भी किसी को देखोगे ऐसे, आपके भी दिमाग में यही आएगा कि अरे ये तो हस्बैंड की जगह फादर लग रहे हैं, चाचा लग रहे हैं, तो उसको आप रोक नहीं सकते, वो सामान्य बात है। लेकिन बात यह है कि आप अपने रिश्ते को लेके इतने कॉन्फिडेंट जब रहते हो तो एक दो बार बाद, तो जिन लोगों से आपका बार बार मिलना जुलना है उनकी तो आप चिंता छोड़ दो, एक दो बार में से समझ में आने लगता है कि लुक्स कैसे भी हैं, लेकिन यार बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त है ना। तो इसका ना थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहो कि फर्स्ट टाइम मिलने पे यही आएगा, फिर चेंज हो जाएगा। ये आया क्या पीरियड्स में हेयर वॉश करना चाहिए? मैं जॉब करती हूँ, टाइम पर हेयर वॉश नहीं करती तो बाल टूटने लग जाते हैं, हेयर भी ऑयली हो जाते हैं, इसलिए मैं कर लेती हूँ, बट एग्जैक्टली करना चाहिए या नहीं? देखो एक दो बार जो मैंने चित्र में या साइंटिफिकली इसके ऊपर जो आते हैं थोड़े बहुत आर्टिकल पीरियड्स के ऊपर, उसमें वो होता है कि मतलब जो फ्लो है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है अगर हम उन 4 दिनों में सिर धोते हैं, तो बॉडी को ठंडक मिलने लगती है, तो कहीं ना कहीं वो फ्लो पूरा ना होके बीच में रुकावट आ जाती है, ये उसमें बताया था। लेकिन एग्जैक्टली मैं बताऊं तो ये होता है ये कि अगर बाल टूट, मान लीजिए आज मेरा बुधवार को शैम्पू डे है और उसी दिन आ गई या मंगल में आ गई, मैंने फिर बुध को नहीं धोया, दोबारा संडे, तो फिर बाल खराब होते हैं, तो कई बार करना पड़ जाता है। लेकिन हर महीने तो ऐसी चीज़ें नहीं होती ना, और कभी कभार में मुझे लगता नहीं कोई इशू है, तो मैं तो धो लेती हूँ। नेक्स्ट है, मैं अपने घर की इकलौती बहू हूँ। शॉर्ट में बताती हूँ कि इनके घर में बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन जो नंद है वो अपने ससुराल की बातें बताती है, उसकी वजह से उनके सास ससुर को स्ट्रेस होता है, वो नहीं उबर पाते उस चीज़ से, इस वजह से वो टेंशन लेते हैं, तबीयत ख़राब होती है। तो वो कह रही है कि इस चीज़ को मैं कैसे रोकूँ अपनी नंद को। आपको अपनी सीधे नंद को आराम से, भाई उसे ताना ना लगे, लेकिन उसको बताना है कि दीदी जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो है ना, उसमें मम्मी कुछ कर तो सकती नहीं ना पापा, और क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड होके फिर उनकी तबीयत ख़राब होती है। तो आई सजेस्ट कि आप या तो उस चीज़ को ऐसे बंदे से डिस्कस करो जो एक्चुअली उसमें आपकी हेल्प कर सके, है ना, और या फिर आप अपने स्तर पर उसे निपटाओ तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मम्मी पापा की तबीयत बिगड़ रही है। आप उनको सिंपली बोलो, आप इतने सुलझे हो तो आप आपसे बात करेंगे, मुझसे बताया करो, मिल के कोई हल निकालेंगे। लेकिन मम्मी पापा जो है वो स्ट्रेस ले जाते हैं, कल को कुछ होने लगा उन्हें तो सारा वो आपके ऊपर ही आएगा, क्योंकि यहाँ से तो देखो परेशान है नहीं। तो एक दो बार जब आप उन्हें क्लियरली बता दोगे, हो सकता है थोड़ी भी समझदार होंगी तो रुक जाएंगी। हेलो दी, प्लीज़ रिप्लाई करना। आपने रिप्लाई किया था कि नंद ने घर बनवा लिया, तो आप कहाँ थी? तो मेरी शादी ही नहीं हुई थी, शादी के 4 साल पहले ही बना था और मेरे मायके वालों को पता भी नहीं चला, बोलूँ तो बताया ही नहीं, मुझे पता होता तो शादी ही नहीं करती। ननंद 29 एज की हो गई है, इन लॉ सोचते ही नहीं कि रिप्लाई करना दी, क्या मुझे पैसे देने चाहिए कि नहीं? कंडीशन ऐसी नहीं है कि दे पाऊँ, कुछ भी करके इतना पैसा नहीं चुका पाऊँगी, लेकिन काफ़ी पैसे मैंने भी घर में लगा दिए, घर की फिनिशिंग मैंने ही कराई है, घर भी नहीं छोड़ सकती, पति नहीं चाहते कि छोड़ूं, बताइए दी कि मुझे क्या करना चाहिए प्लीज़। देखो अगर पैसे चुकाने के लिए नहीं हैं और घर में भी जो आपने पैसे लगा दिए उनका भी मोह आपसे नहीं छूट रहा, तो दूसरा ऑप्शन बचा ही क्या? फिर तो आपको रहना ही पड़ेगा उसमें।
है ना। लेकिन अब वो कह रही है कि रहना है तो पैसे दो। तो जब आपके हस्बैंड भी कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं है जाने का, तो इलाज उन पे छोड़ो। मेरी सलाह आपको ये है कि बीइंग अ भाभी आप पिक्चर से हट जाओ, इन भाई बहन को डील करने दो आपस में, क्योंकि आपके हाथ में कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। तो आप बेफालतू का स्ट्रेस लेके कितना भी ले लो, स्ट्रेस होना कुछ नहीं आपके सोचने से। तो अब इन भाई बहनों को डील करने दो कि पैसे देने हैं, निकलना है, क्या करना है। सीधे बोल दो दोनों से, जैसा करोगे मुझे बता देना, मैं तो वो कर लूँगी। बाहर जाके भी खुश हूँ, यहाँ भी खुश हूँ। क्योंकि टेंशन से हमेशा, हमारे यहाँ एक कहावत है, राड़ से बाढ़ बली। तो रोज़ के उसी घर में रहने के कि मैंने उसमें पैसे लगाए हैं फिनिशिंग में या कुछ और है, उस फिनिशिंग को आप कहना चाहिए लिटरली कि चाटोगे। अगर आपका रोज़ का दिमाग इतना ख़राब कोई करेगा, कलेशबाजी करेगा, तो ऐसी स्थिति में वहाँ से दूर हो जाना सबसे बड़ी लग्जरी है ना। तो अब आप इस चीज़ से अपने आप को मेंटली बाहर निकाल लो। जब भी बात हो कि भैया दोनों बहन भाई आपस में लड़ो, सीधे बात करो, कुछ करो, मुझे डिसाइड करके बता देना कि यहाँ रहना है या जाना है। मैं ओके हूँ दोनों तरीके से। प्लीज़ मैम, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू कि आप एक वीडियो बच्चों की अपब्रिंगिंग पर बनाएं, बॉयज़ की एंड बच्चों के डेली रूटीन एंड हैबिट्स की। मैं खुद सीख रही हूँ यार। मुझे लगता है कि जैसे मैं आपको बता पा रही हूँ अभी तक के जो मेरे एक्सपीरियंस है, उनके आधार पे जो मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसे कर लो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। काश कोई मेरे पास भी होता है ऐसा, और वो मुझे बता पाता कि जो इस टाइम मेरी लाइफ में फेस चल रहा है इसको मैं कैसे डील करूँ। तो मेरी स्थिति तब से लेके, कहना चाहिए बचपन से लेके अब तक यही है कि मुझे करके ही सीखना पड़ेगा। शायद कोई ऐसा मिले ही नहीं, यही कहूँगी मैं तो। जो थोड़ा भी मुझे लगा कि हाँ ये इसकी सलाह काम आ सकती है, मैंने तुरंत उसको अप्लाई कर लिया। लेकिन पेरेंटिंग अभी भी मेरे लिए एक रहस्यमयी वो है। आपको नहीं पता कि आपका क्या डिसीजन कैसे जाएगा। सिर्फ एक आइडिया है कि जो हमारे माँ बाप ने हमें पाला, उसमें यह है कि आपके बच्चे आपको बुरा बताएंगे क्योंकि आप स्ट्रिक्ट हो, आप उनको प्रॉब्लम्स को खुद झेलने के लिए छोड़ दे रहे हो। बहुत सारे माँ बाप भी आपको कहेंगे अरे बच्चे को तुमने ऐसे छोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा स्ट्रांग हो जाता है। हम 6 के 6 भाई बहन, इस अब मतलब अपनी लाइफ में हमने स्ट्रगल देखी माता पिता के होते हुए भी, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था हमारी स्ट्रगल को ख़त्म करने का। लेकिन उन स्ट्रगल्स को देखने की वजह से कमा खा रहे हैं अपने आप, अपनी जिम्मेदारियां खुद चुका रहे हैं। और जितना एक एवरेज इंसान कर पाता है उससे हम सारे ही अपने अपने फील्ड में ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका क्रेडिट मैं अपने माँ बाप को ही तो दे रही हूँ। अब दे रही हूँ ना, जब मुझ में मैच्योरिटी ये चीज़ आ गई कि उन्होंने हमें ऐसे ना पाला होता, हर चीज़ हमें मुंह से निकलते हाथ में प्रोवाइड करा दी होती, तो शायद हमें इतनी मुसीबतें झेलने की आदत ही ना होती, और ना इतना एक्सपीरियंस आता, और ना ही हमें जीवन की इतनी समझ आती, है ना। तो पेरेंटिंग अभी भी मेरे लिए, अब मैं अपनी लड़कियों को जानते बूझते नहीं कर सकती ना, उतनी परेशानी में डाल सकती जितनी में मैं बनी हूँ। तो अब पता नहीं क्या होगा मेरे लिए, खुद ही एक अभी चक्रव्यूह है कि पता नहीं, घुस तो गए हैं, निकलेंगे जब पता लगेगा कि भैया क्या मेरी लड़कियां क्या बनी, कैसा उनका पर्सनैलिटी निकल के आई है, किस फील्ड में क्या करेंगी। डोंट हैव एनी आइडिया। तो आप जो माँ बाप, भाई मैं मतलब अभी मुझे लगता है कि जो टॉपर हैं या जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जैसे वो गुकेश का नाम आया था, तो नौकरियां छोड़ रहे हैं माँ बाप, चौथी से उसका स्कूल छुटा दिया, कितना बड़ा डिसीज़न है, उसको चेस ही करवा रहे हैं। तो वो एक अलग चीज़ है। अब हम नॉर्मल माँ बाप जो हैं भाई, या तो अब देखो एक पैटर्न मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि दूसरी तीसरी चौथी तक एक एक क्वेश्चन रटवा रहे हैं, करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लिख लिख के देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कर करके ना पेरेंट्स भी थक जाते हैं। फिर 5वीं 6ठी 7वीं तक आते आते पता लगा फिर बिल्कुल छूट गया, फिर बच्चा इधर उधर गोते खा रहा है। तो बात यही है कि थोड़ी सी उसे हर चीज़ की वो हो, हर चीज़ ना तो वो इतना तरसे हर चीज़ के लिए, और ना ही ऐसा हो कि मुंह से निकला चीज़ हाजिर, उसमें फिर कदर नहीं होती चीज़ों की। तो थोड़ा सा बच्चे को टफ होने देना चाहिए। जो मुझे एक बात समझ में आई है वो ये है, भले वो आपको बेस्ट मॉम का खिताब नहीं मिलेगा कि हाँ भाई इसकी माँ तो बहुत ये है वो, लेकिन बच्चे के लिए लॉन्ग टाइम में वो चीज़ सही जाती है ना। तो पेरेंटिंग का तो मुझे अभी भी लगता है, अच्छा कोई इसमें सलाह भी देता है ना तो मुझे वो भी समझ में नहीं आती। बात ये भी है, मुझे लगता है हर बच्चा अलग है, कोई एक पेरेंट अपने बच्चे के बारे में बता रहा है जो वो सबके ऊपर कैसे लागू हो सकते हैं। हर बच्चा अलग है, हर एक का घर का माहौल अलग है। तो ये एक
कहना चाहिए प्रोसेस है, जिसमें से आप डूब के ही निकलोगे, तभी आप एंड में जाके बता पाओगे कि हाँ आपने क्या गलतियाँ की और क्या आपने सही किया। कितनी भी वीडियो वगैरह में भी कई बार कमेंट आता है कि बहुत सारी देख ली पेरेंटिंग की वीडियो, बहुत सारी तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन एक आध कभी कोई आ गई शॉर्ट फीड में या रैंडम सामने आ गई, चलो देख लिया, नहीं हो पाता है अप्लाई, वो कुछ भी बताएं। पेरेंटिंग सच में एक प्रैक्टिकल एक सिचुएशन है, एक प्रोसेस है, उससे होके आपको गुजरना है और उसके बाद आप बता पाओगे कि हाँ ये ठीक रहा और ये गलत रहा, जो आपके बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी बड़े होके बनेगी। तो उसमें मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि कोई मोटी सी बात है, किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, सुन ली उसकी, एक आध बार अप्लाई करके देख ली, ठीक है। अंधविश्वास पेरेंटिंग में किसी पे मत करो। अपने हिसाब से हर माँ बाप सोचता है बेहतर से बेहतर अपने बच्चे के लिए करने का। जो मेरा एक वो है कि वो वही है, भैया सिर पे मत चढ़ाओ बच्चों को, उन्हें टफ बनाओ, क्योंकि हमेशा आप उनके साथ नहीं होंगे हर चीज़ उनके हिसाब से उन्हें देने के लिए। लाइफ से उन्हें अकेले स्ट्रगल करनी होगी, आज नहीं तो कल। और अगर आपने उन्हें शुरू से इतना ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया हर चीज़ में, आगे जाके वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो एक संबल होना कि हाँ मेरे माँ बाप हैं मेरे साथ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हर चीज़ में माँ ही करके देगी या बाप ही करके देगा, उसमें वो बच्चे इतने टफ नहीं हो पाते। तो थोड़ा सा उन्हें लाइफ के लिए तैयार कर दो, सही गलत की उन्हें पहचान करा दो, बाकी फिर उन पे छोड़ दो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो शायद बच्चे एक ज़्यादा अच्छे इंडिविजुअल बन के निकलेंगे। ये आया दी, प्लीज़ बताइए झाड़ू पोछे के लिए मशीन लेनी चाहिए नहीं, 34,000 की आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आई एम वर्किंग। मैंने एक बार देखा था उसका वीडियो, तो वो आपका मैप जो है वो घर का उसको फीड कर लेती है और आपको सारा फर्नीचर वगैरह सब कुछ ऊपर उठा के रखना होता है जब वो रात में काम करती है। और क्लीनिंग जो बता रहे थे वीडियो में, 2 वीडियो देखी थी, एक रिव्यू वाली ही थी और एक ब्लॉग चैनल था वो कर रही थी, उस कोविड के टाइम की बात है। तो वो काम तो करती है ना, लेकिन टर्म एंड कंडीशन के साथ आती है वो भी, एज हर दूसरी चीज़ की तरह। तो अगर आपको लगता है आपका घर इस तरीके का है कि वो पूरे में घूम के आपकी क्लीनिंग वगैरह कर देगी, तो ठीक है। वो ज़्यादा जैसे ऊंचे नीचे पे नहीं चढ़ पाती, उसकी एक इतनी सी वो है कि उतने तक तो वो चढ़ जाएगी, उससे ऊपर नहीं चढ़ेगी, वहीं अटकी रहेगी। तो अपने घर का स्ट्रक्चर देखो, अगर है उस हिसाब का तो ले लो, अगर अफोर्ड कर सकते हो 34,000 और आपका घर है इस तरीके का कि मशीन के घूमने की उसमें व्यवस्था है, ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं है, तो वो कामयाब है, ले सकते हो। दी, मेरी एड़ियाँ समर में फटना स्टार्ट हो जाती हैं, इसके लिए टिप्स बताइए। जो सर्दी में करते हैं वही गर्मी में करेंगे। बाकी मेरी भी हल्के हल्के अभी ड्राई हो रही हैं, तो मैं जब भी कुछ भी करूँगी लिव लाइफ इजी वाले चैनल पे देखते रहना, उसमें शेयर कर दूँगी, ठीक है, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा करती हूँ तो। बाकी जो सर्दी में एड़ी फटने पे है कि क्लीनिंग करो और सॉक्स वगैरह पहन लो, तो वो वाले मैंने मंगाए थे ना, आपके साथ दिखाऊंगी, वो सर्दियों में भी काम करते हैं गर्मियों में भी, ठीक है। अब आगे आ गया बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे मोटिवेट करें। कैसे ही क्या करें भैया मोटिवेट, इनको पता होता है कि हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, फिर भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं स्कूल किसने बनाया, पढ़ाई किसने बनाई, तो फिर यही बताना पड़ता है कि हमें सब कुछ थोड़ी पता है। आईक्यू तो भगवान ने दिया है, लेकिन नई चीज़ें जो यहाँ इंसान की बनाई हुई हैं वो तो सीखनी पड़ेंगी ना, या भगवान की बनाई हुई चीज़ें भी कैसे काम करती हैं वो हमें कैसे पता लगेगा। तो सिंपल सा तो एक जवाब ये है। बाकी मोटी मोटी प्रैक्टिकल बात यह है कि भैया अगर पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो आगे जाके जीवन यापन कैसे होगा। किसी भी फील्ड में जाओगे पढ़ना लिखना तो है ही, तो सीधी बात है, जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं आप उनको दिखा सकते हो कि अगर इस टाइम पे जो ढंग से पढ़ाई नहीं करते सारी लाइफ उनकी कैसी जाने वाली है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बात यही है। और दूसरी चीज़ थोड़ी उनकी मदद के तौर पे देखें, ये तो हो गई कि अगर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन करोगे तो क्या होगा वो वाली चीज़ में ये है कि जितना भी स्कूल में या ट्यूशन में थोड़ा फन वे में पढ़ा रहे हों, टीचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ा रहा है। बोरिंग सब्जेक्ट को भी वो इंटरेस्टिंग बना के बता सकता है, बच्चे का अपने आप से मन लग जाता है। तो काफ़ी सारे जो हैं इसमें ये है कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ने के लिए आप मोटिवेट करोगे, इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है, हर तरीके का है, इमोशनल भी और टीचिंग मेथड वाला भी, सब तरफ से काम करना होता है। पता नहीं कौन सा बटन दब जाए और तब वो मोटिवेट हो जाए और पढ़ने लगे।
हेलो दी, मेरी सास ने नंदों से लड़वा दिया मुझे और मेरे पति को। लड़ाई इतनी बड़ी थी कि मेरे पति उनसे कोई वास्ता नहीं रखते, पर सास ससुर दोनों का ख्याल रखते हैं। अब कुछ भी हो तो सास हमें उनसे मिलने को, बात करने को बोलती है बार बार। मैं भी उन लोगों से बात नहीं करती तो सास जब सब जगह चुगली करती है कि ननंद को छोड़ दी है, कितनी बुरी है। मुझे भी बात करने को बोलती है। मैं उन्हें किन शब्दों में बोलूँ कि दोबारा मुझे फोर्स ना करें। सिंपल यही बोलो कि दोबारा मुझे फोर्स ना करो। एक बार बात इतनी ख़राब हो चुकी है कि मेरे से वापसी नहीं होगी। बाकी इन फ्यूचर क्या होगा ईश्वर मालिक है। सिंपल यही बोलना है और कुछ नहीं बोलना। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरी ऑफिसर ग्रेड से हूँ, इसलिए ऑफिस घर पर भी चलता रहता है। 2 बेटियां हैं, एक 7 साल की, एक 3 साल की। मेरी बड़ी बेटी बहुत समझदार है, बट अब वो हमेशा छोटी वाली को मारती है, मोबाइल मांगती है। कोई भी मेहमान आए, कोई फ़ोन आ जाए तो अपना कोई भी काम पहले करने के लिए शोर मचाने लगती है, हाथ पर पटकने लगती है। छोटी से ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे नहीं। पढ़ाई नहीं करती, मैं क्या करूँ। किसी को भी बड़ों के जैसे टोंट मारती है, जो मुझे भी बुरी लग जाती है। क्या करूँ। देखो 7 साल की बच्ची है ना वो, जो एक तो उससे फ़र्क पड़ता है। जब दूसरी बेटी आई होगी ना कहीं बड़ा बच्चे की पर्सनैलिटी पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। वो निगलेक्ट होने लगता है उस टाइम। हम कितनी भी कोशिश कर लें, नहीं आती वो पहले वाली बात। ठीक, अब वो 5 साल तक अकेली रही है, अब सडनली 2 साल से उसका प्यार बँट रहा है। तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है, ठीक है ना। तो आपको उससे लगातार टच में रहना पड़ेगा। थोड़ा सा भी उसकी बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि अभी स्थिति बिगड़ी हुई है, लेकिन बाद में उसको धीरे धीरे लिमिट में आप ले आओगे, ठीक है। तो रही बात इसकी कि जो सबके सामने वो कर रही है, जितनी बार करे ना, जाने के बाद उसको सीधा बोलो कि ये चीज़ आगे होनी नहीं चाहिए, ये तरीका है नहीं। कड़े शब्दों में उसे समझाओ। अगर आप सबके सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ खिसियाए से हो गए और कर दिया, आप ऑफिसर ग्रेड से हो और आपके बच्चे सबके सामने अगर ऐसा बिहेव करेंगे, कैसे चलेगा। तो आपको उसको सख्त शब्दों में से मना करना पड़ेगा। भले वो आप पे एलिगेशन लगाए आप प्यार नहीं करते, कि हाँ जी नहीं करती, ऐसे बदतमीज़ बच्चों को मैं प्यार नहीं करूँगी, आपको मम्मा की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा। बाकी 7 साल की अभी चिंता की बात नहीं है, आ जाएगी आराम से। थोड़ा सा उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताना शुरू करो, बस पहला स्टेप ये है। अगर अभी आधा घंटा दे रहे थे, 1 घंटा कर दो, अपने आप धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। दी नमस्ते, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मैं प्राइवेट टीचर हूँ। मेरे प्रिंसिपल मैम ने 1 महीने पहले बोला आप बार बार छुट्टी करते हो तो आप एक बार ही छुट्टी ले लो। मुझे बुरा लगा, मैं फिर स्कूल नहीं गई। अब 1.5 महीना हो गया, अब कैसे करूँ मैं। कॉल आते हैं स्कूल के लिए, अब सेशन टाइम है तो बुला रहे हैं, जैसे ही सिलेबस पूरा हो गया छुट्टी होंगे फिर वही कहेंगे। मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे रसौली बच्चेदानी में तबीयत हर महीने ख़राब होती ही है। इस बार जब जाओगे ना तो उन्हें बोलना कि भाई मेरी ये रसौली की प्रॉब्लम है और ये तबीयत ख़राब होएगी। ये क्या था, जेप्टो से ऐसे मैसेज आए इतने भयंकर, सोचो। चलो इस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो जब अब इस बार जब ज्वाइन करोगी तो बोल देना कि ये मेरी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ, और मतलब है नहीं एक्चुअल में, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम होगी और मुझे महीने में इतने दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी। अगर आप अग्री हो तो करो, और सीधे उनको बोल दो कि मैम जो आपने ये बात बोली थी मुझे वो बुरी लगी थी, तो मेक श्योर करना आपकी दोबारा ना हो। मैं आ जाऊँगी, काम मैं अपना पूरा करा दूँगी, लेकिन उस टाइम पर मुझे छुट्टी चाहिए होगी जब मेरी दिक्कत होगी। तो अगर वो उस चीज़ को हाँ कर जाती हैं, चले जाओ। नहीं करती तो अपना जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, कोई दूसरा स्कूल ढूंढना। लेकिन अगर आपकी हर महीने की कुछ प्रॉब्लम है कि होती है दिक्कत, तो आपको वो चीज़ मेंशन करनी चाहिए। एथिक तो ये है कि बता दो कि भाई ये दिक्कत है मेरे साथ और मैं उस टाइम पे इतनी छुट्टी मुझे चाहिए होंगी। तो एम्प्लॉई अगर पहले से बता दे ना तो एम्प्लॉयर को आसानी रहती है, उसको पता रहता है भाई इसको इतने दिन देने हमें। हाय सुनीता दी नमस्ते, आई होप आप और आपकी फैमिली सब कुशल होंगे। मेरी मम्मी का स्वर्गवास अभी 1 मंथ पहले ही हुआ है, जिसके कारण मैं डिप्रेस्ड हूँ और झेल नहीं पा रही हूँ, जी नहीं पा रही हूँ। मैं आपकी ओल्ड सब्सक्राइबर हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आपकी भी मम्मी नहीं है, तो भी आप नॉर्मल कैसे रह लेते हो। मुझे भी सजेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं नॉर्मल फील नहीं कर पा रही हूँ, ना ही किसी भी काम में मन लगता है। सो प्लीज़ सजेस्ट मी, इट इज़ द हार्टली रिक्वेस्ट। तो देखो तुम्हारी मम्मी को अभी 1 महीना हुआ है, तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप इतनी जल्दी ओवरकम कर जाओगे इस चीज़ से। रही बात मेरी कि मैं कैसे कर रही हूँ, तो जब मेरी माँ गई थी ना, उस टाइम चल रहा था मेरा इनफर्टिलिटी का, कि पता चल गया था कि बच्चे नहीं हो रहे। उस टेंशन में उनको और स्ट्रेस हुआ, जो भी हुआ वो रिकवर नहीं कर पाई और वो चली गई। और उसके बाद एक तरफ माँ का जाना और दूसरी तरफ इनफर्टिलिटी का तांडव शुरू हो गया था प्रचंड।
ये इलाज वो इलाज, ये टोने टोटके, वो कर ये कर, साथ में फिर देवरानी प्रेग्नेंट हो गई, सारी ही चीज़ें हो गई थी। तो जो मैं डिप्रेशन की बात बताती हूँ अपने कि मैं सीवियर डिप्रेशन में चली गई थी, ये उसी का ही दौर था जब मेरी माँ गई थी। तो इतना आसान नहीं होता जब आपकी माँ दुनिया छोड़ के चली जाए। और चेरी ऑन द केक वो कि कहीं ना कहीं आपको बोल के ये बताया गया या आपको खुद से फील हुआ कि उनके जाने में, उनके स्ट्रेस में आपका योगदान था। ठीक, ये बात मुझे सुनाई गई थी कि आपकी टेंशन में ही वो झटका झेल नहीं पाई या और कुछ। तो मुझे फिर इतना वो होने लगा था कि इतनी बड़ी हो गई इनफर्टिलिटी कि मेरी माँ इस टेंशन में चली गई तो मैं भी चली जाऊँ तो क्या है। सारे दर्द एक किनारे रख के कि करो टेस्ट जो करने हैं, जो ट्रीटमेंट कराना है कराओ, वो वाले जोन में मैं चली गई थी। लेकिन शरीर की एक सीमा होती है ना, और साथ में जॉब, और फिर अपने सामने फिर दूसरे आदमी प्रेग्नेंट हो गया तो फिर ये लगता है ना कि फिर नहीं समझ में आता, सारा दिमाग एक किनारे रखा रहता है। तो जो आप कह रहे हो कि मैं नॉर्मल कैसे रह रही थी, मैं कोई नॉर्मल नहीं थी। नॉर्मल यही है कि अगर हमारे माँ या बाप जिससे हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं इमोशनली, यूजुअली पेरेंट्स से सभी होते हैं, तो अगर वो दुनिया छोड़ के गया है तो इतना आसान नहीं होता संभलना। तो आप भी अपने आप को इतना ज़्यादा फोर्स करोगे कि मैं 1 महीने में नॉर्मल हो जाऊँ, नहीं हो पाओगे। अपने आप के लिए थोड़े से माइल्ड रहो, ठीक है, टाइम लगेगा, कोशिश कर सकते हो नॉर्मल रहने की, अपने काम करने की, लेकिन वो चीज़ें नहीं निकलती दिमाग से इतनी जल्दी, होते होते होगा। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, उस टाइम को मैं अभी भी, अगर मैं डिटेल में जिस दिन मेरी मम्मी गई थी उस दिन की अगर मैं बातें अभी भी करने बैठ जाऊँ, मैं अभी भी मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, मेरा गला भर आ जाएगा, होने लगा। तो मैं अभी भी नहीं निकली उस चीज़ से बाहर। लेकिन बात यह है कि सारे दुख एक तरफ, आपकी परेशानियां एक तरफ, आपको अकेलापन फील हो रहा है, आपके सिर पे कोई बड़ा नहीं है, आपके जब आप उपलब्धि आपको कोई मिल रही है तो कोई आपके लिए मन से खुश होने वाले कितने लोग हैं वो आप गिन नहीं पा रहे, है ही नहीं कोई, ऐसा लग रहा है। या फिर आप खुश हो रहे हो, आप बढ़ रहे हो, तो कोई आपको देख के खुश होने की बजाय उल्टा आपको ड्रॉबैक करने वाले, आपकी बुराइयां करने वाले, या पेट में जिनके दर्द हो रहा है कि ये कर कैसे रही, वो लोग ज़्यादा हैं। तो उस टाइम पे माँ ज़्यादा याद आती है कि एक माँ ही ऐसी होती है कि आप जितना बढ़ोगे ना वो उतनी आपकी बलाएं उतारेगी कि हाँ मेरी बच्ची को नज़र न लग जाए। तो कोई नहीं निकल सकता इस चीज़ से बाहर कि मेरी माँ गई और मैं उससे बाहर निकल के नॉर्मल हो गई। लेकिन आप उस दुख के चलते अपनी रूटीन लाइफ को, अपने खुद की जो भी लाइफ चल रही है उसको एज इट इज़ चलाने से या फिर आगे बढ़ने से खुद को रोक दें, तो आप उनके साथ अन्याय करेंगी जिनको आप याद करके रो रहे हो। तो याद है उसको अपने रखो, लेकिन उनके लिए आपकी सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी कि उनको आप सक्सेसफुल होकर दिखाते रहो, ताकि वो जहाँ भी हैं, आपको जहाँ से भी देख रही हो, खुश रहें। अब आप उनको याद करके रहो और अपनी बनी बनाई लाइफ को स्पॉइल कर लो, है ना। अपने कामों में जब आपका मन नहीं लग रहा, चीज़ें बिगड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं आप सोच के देखो ना कि वो चीज़ अगर उन तक वो वाइब्स पहुँच रही होंगी, वो जहाँ भी हैं, तो उनको अच्छा थोड़ी लगेगा। उनको यहाँ थी तब भी आपने कोशिश की होगी जो आप उनके लिए बेस्ट अपनी तरफ से कर पाएँ। अब जब वो यहाँ नहीं है, दूसरे लोक में हैं, तो भी उनके लिए बेस्ट यही होता है कि अगर आपका लव्ड वन चला गया तो आप उनका दुख अपने अंदर रखो, वो भी उनको दिखाई देता है, लेकिन अपनी लाइफ में इतना अच्छा करो कि वो आपको देख के खुश हों, है ना। तो यही उनके लिए हमारी सबसे बड़ी चीज़ है, और उसको आप करने में लग जाओ तो आपका मन जो अधूरापन महसूस कर रहा है वो अपने आप है, लेकिन लोगों को आपका भी शायद लगने लगेगा कि अरे ये तो नॉर्मल हो गई, ठीक है ना। लेकिन अभी 1 महीना हुआ है, इन चीज़ों में भी टाइम लगेगा, अभी नहीं होगा कुछ भी, थोड़ा सा टाइम दो, धीरे धीरे कम होगा। दीदी मैं लव मैरिज की हूँ, 6 साल हो गए, हम हस्बैंड मारते हैं, बात बात में कहीं जाने नहीं देता, खाना बनाओ तो पसंद नहीं आता, रात दिन डांटते रहते हैं, 15 दिन बात होती है, 15 नहीं होती, हम लोगों के एक ही घर में रहते हैं, क्या करूँ। क्या ही करोगे, कर चुके आप जो करना था इसमें। अब मुसीबत यही तो होती है कि लव मैरिज में आप अब किसी के पास जाओगे भी पीहर वालों के तो वो कहेंगे तू नहीं तो ढूंढा था। यही तो प्रेशर होता है सबसे बड़ा लव मैरिज का। तो आपको तो पहले ये टटोलना चाहिए कि वो प्यार बचा भी है, क्योंकि अभी जो मेरठ में हत्याकांड हुआ है, आजकल फ़ोन में जो भी आप खोल लो ऐप उन्हीं का चल रहा है, लव मैरिज तो थी उनकी भी। तो यानी कि प्यार की एक्सपायरी डेट होती है,
वो ख़त्म हो जाता है। तो आप ये टटोलो कि आपका प्यार बचा भी है, और अगर बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, तो भाई इसी टाइम पे आप पैर खींच लो, बजाय ये सोचने के कि कोई क्या कहेगा। जिसे जो कहना है कहता रहे। पूरी लाइफ किसी के अच्छा कहने की वजह से आप स्पॉइल करो, या अभी बच्चे नहीं हैं, आगे जाके बच्चे होने के बाद आपको लगे कि नहीं, हम मुझे तो यहाँ रहना नहीं है, तो डिसीजन ले लो अगर चीज़ें सही नहीं जा रही। गलती हो जाती है इंसान से। नमस्ते दी, मेरे हस्बैंड 16 साल से अपने फैमिली बिजनेस कर रहे थे हैं। मेरा एक देवर भी है। मेरे हस्बैंड की अपने पिता से नहीं बनती, हमेशा दोनों में मनमुटाव होता रहता है। कई सालों से हस्बैंड किड का बिजनेस करना चाहते हैं, खुद का होगा, पर ससुर हैं तो करने भी नहीं देते। कहते हैं देवर की शादी के बाद हम करवा देंगे, और अभी करोगे तो कुछ नहीं देंगे, एक पैसा भी नहीं। मेरे हस्बैंड की एज 39 साल हो गई है, सब कुछ सास ससुर के हाथ में है। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ रिप्लाई मी। हो जाने दो उसकी शादी, और कुछ सालों की बात है। जहाँ इतने साल इंतज़ार करा है, शादी के बाद आपके ससुर कितना टिकते हैं बातों पे पता चल जाएगा। अगर नहीं टिके देन रीस्टार्ट, और क्या कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है तो ये लंबा, लेकिन इनके जो जॉब की वजह से इनके बच्चों को जिठानी देखती है। सब सही चल रहा है, लेकिन बच्चा जो है इनका वो हो गया बदतमीज़। अब इनकी लंबी जॉब है, वो भी एक इनको लग रहा है। बाकी वैसे फाइनेंशियली ठीक ठाक है घर में, तो ये चाह रही हैं कि बेटी जो इनके मैके में रहती है उसको भी ले आएँ, और जेठानी के पास जो ये बेटा छोड़ के जाती है उसको भी, और घर में रह के देखें। तो ये पजल्ड हैं कि नौकरी करूँ या छोड़ूँ। तो देखो, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। और दूसरी चीज़ एक ये होती है कि ऐसे भी आपने यहाँ पे कमेंट सुने होंगे कि घर और जॉब मैनेज नहीं हो पा रहा था इसलिए जॉब छोड़ दी, लेकिन फिर घर में रह के जो फ्रस्ट्रेशन आई ना, उसका कोई इलाज नहीं है। जॉब, अब बच्चे, घर, इसका तो ऐसा है, देखो ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो और कैसे, हो ही जाता है। आपके पास ऑप्शन है मान लो छोड़ने का। अगर नहीं होता, मान लो आपकी कमाई पे घर चल रहा होता, तब भी तो आप कुछ करती है ना। तो बात ये होती है भाई, मैं अपना पर्सनल कहूँ तो मैं कभी भी किसी को लगी लगाई जॉब छोड़ने का ऑफ़र या सलाह नहीं देती। ठीक, आप अपने वर्किंग आवर्स कम वाली नौकरी पकड़ सकते हो। अगर इतनी लंबी नहीं कर रहे, नौकरियां तो बहुत हैं, दूसरी मिल जाएगी। बात यह है। दूसरी चीज़, जो बच्चे आप सोच रही हो घर में रह के सब कुछ सही होंगे, ऐसी भी क्वेश्चन आ रहे हैं जिनकी मम्मी हाउसवाइफ हैं। क्या सबके बच्चे बिल्कुल सधे हुए हैं? वो भी तो परेशानी है ना कि बात नहीं सुन रहे, कुछ नहीं है। तो जॉब वालों के बच्चे नहीं चलते, ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। ऑब्वियसली भाई, किसी का जो होम मेकर है उनका बच्चा ज़रा सा कुछ गड़बड़ होगी, वो तुरंत सही करने के लिए उनके पास होंगी। हम बाहर से आ रहे हैं, हो सकता है बच्चे के कुछ स्पेशल मोमेंट्स भी हम मिस कर जाएं, लेकिन पल तो जाते ही हैं। बात ये है। तो अगर आप अपना ये देखो कि जब आप घर पे रहोगी तब क्या आप रह लोगी एज ए हाउसवाइफ बन के? क्योंकि पर्सनली मैं बताऊँ, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, मैं घर में हाउसवाइफ बन के नहीं रह सकती। मुझे पता है, एक दो बार ऐसी कंडीशन आई तो मैं नहीं रह सकती। तो हर इंसान को अपना पता होता है कि उसको बाहर जाके कमाना उसके लिए उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, या वो जस्ट ऑप्शन के लिए कमा रहा है। तो अगर आप रह सकती हो आराम से बिना फ्रस्ट्रेटेड हुए, तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। अपना आराम से रहो घर में, बच्चे पालो, खर्चा चल ही रहा है। तो ये डिसीजन आप अपने मन में टटोलो कि रह लोगी बिना जॉब के तो छोड़ दो, फिर मत सोचो। फिर तो अच्छा ही है, बच्चे आपस में साथ रहेंगे, उससे बेटर क्या है। नेक्स्ट है, मैं उज्जैन से हूँ दी, मेरी शादी को 10 साल हो गए, और 10 साल से मैंने मेरी सास का सारा काम किया, बट उन्हें मेरी वैल्यू नहीं है। उनका झुकाव मेरी देवरानी की साइड ज़्यादा है, वो कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करती। हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। मैं उज्जैन से हूँ और शादी गाँव में हो गई है। अब मुझे लगता है कहाँ आकर फंस गई हूँ, शायद किसी शहर में होती तो लाइफ कुछ और होती। मेरे हस्बैंड अलग नहीं होना चाहते उनकी माँ से, और मेरी सास चाहती है हम अलग हो जाएं, इसलिए इतने तमाशे करती हैं। प्लीज़ रिप्लाई करो, क्या करना चाहिए? हस्बैंड को बोलो कि खाली मेरी इच्छा नहीं है, आपके परम पूज्य माता जी की भी इच्छा है कि हम अलग हो जाएं, तो प्लीज़ अलग हो जाओ। किसी की जान की लकड़ी मत बनो, और हमारी राड़ें ख़त्म हो जाएंगी। हम खुश रहेंगे तो आप भी ज़्यादा खुश रहोगे। कुछ होना नहीं है जो आप करने की कोशिश कर रहे हो इससे। तो जब आप उनकी माँ को भी इन्वॉल्व कर लोगे ना कि इसमें मम्मी की भी मर्ज़ी है, अब वो गेम ना खेल जाएं कि बेटे के सामने कह दे नहीं भैया मुझे तो नहीं है। नहीं तो जब दोनों लोग कहेंगे तो हस्बैंड क्या ही कर लेंगे, उन्हें तो रहना ही है फिर अलग। नेक्स्ट है, मैम सिचुएशन तो बहुत अजीब है, हार्ड टू एक्सप्लेन है, बट शॉर्ट में बताती हूँ। मेरी ननद अच्छी है, काम भी सारा करती है, मेरे साथ बॉन्डिंग भी अच्छी है, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो अपनी बेटी से चिढ़ती है, 7 साल की है ना। वो खुद प्यार करती है उसके, और उसके हस्बैंड करते हैं तो उसके भी सिर हो जाती है। बस यही दिक्कत ही है,
ऐसा भी नहीं है कि उसके हस्बैंड उसको प्यार नहीं करते, बस बेटी से करते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं, पर वो अपनी बेटी के साथ भी उनका प्यार नहीं शेयर करना चाहती। अब उसके हस्बैंड मुझसे बोल रहे हैं कि आपके साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग है, आप समझा के देखो। मैं समझाता हूँ तो बहुत बुरा कलेश कर देती है। यहाँ तक कि सिचुएशन ये है कि वो लड़की रूम में जाने से डरती है जहाँ वो होती है। एक बार मैंने समझाने की कोशिश की तो सीधा जवाब था कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, उनको तभी एहसास होगा जब उनकी बेटी के साथ करूँगी। मतलब अपनी सास का बदला अपनी बेटी से निकालना है, उसको कैसे समझाऊँ? दिमाग खराब हो गया उसका। अपनी लड़की के साथ मतलब बावली है क्या? बिल्कुल ही अपनी लड़की के साथ बदला लेगी वो अपनी किसी को भी दिखाने के लिए। तो उनके हस्बैंड को चाहिए कि जैसे वो अपनी बेटी को प्यार करते हैं ना, करते रहें। नहीं तो इस कहना चाहिए बेवकूफ़ ही कहूँगी मैं तो, कि ऐसी बेवकूफ़ माँ के चक्कर में उस लड़की का जो बचपन से ट्रॉमा उसके दिमाग में घुसेगा ना, वो परमानेंट होगा। पता नहीं वो बेचारी क्या बनेगी बड़ी होके। अब रही बात ये कि आपकी और उनकी बॉन्डिंग अच्छी है ना? तो आप उनको जैसे भी आपको समझ में आए आप उनको समझाओ, हर तरीके से कहना येन केन प्रकारेण कि भैया ये बिल्कुल आपका एक सिरफिरा डिसीजन है। हम अपनी सास से बदला लेने के लिए अपने ही बच्चों को कैसे वो कर सकते हैं, या किसी से भी बदला लेने के लिए हम अपने बच्चों को कैसे वो कर सकते हैं कि मतलब ये अपने पति को हमें सिखाना है कि अच्छा तुम्हारी बेटी के साथ अब मैं यही करूँगी। आप बोल भर भी दोगी ना तो भी उनको समझ में आ जाएगा। उन्हें ये बोलो कि अपनी बेटी के साथ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ये कह दो कि अब जैसे आप मुझसे या जो भी कुछ गलत व्यवहार हो रहा है उनके साथ ससुराल में, कि सोचो अब हमारी लाडो के साथ ऐसा हो, कैसा लगेगा। आप बस इतना कह भी दोगी दीदी तो भी उनको समझ में आ जाएगा आपको अपनी बच्ची के साथ इतना बुरा बिहेव करने की ज़रूरत है नहीं। तो आप उनको सीधे ये समझाओ, और सच में इतना ही काफ़ी होता है, कहना भर काफ़ी होता है। नेक्स्ट, चलो दी, मेरे हस्बैंड मुझसे 5 साल छोटे हैं, हमारे 2 बेटे भी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम दोनों में ज़्यादा चिट चैट नहीं हो पाती। आई मीन हम पास होते हुए भी एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते। मेरा मन तो होता है कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन वो हर समय फ़ोन में लगे रहते हैं, मुझसे ज़्यादा बात ही नहीं करते। कुछ पूछूँ तो बस उसका शॉर्ट में आंसर दे देते हैं, लड़ते भी नहीं हैं और बॉन्डिंग भी नहीं बताते। क्या ये एज डिफरेंस की वजह से है? प्लीज़ मुझे बताएं मैं कैसे बॉन्डिंग और चिट चैट क्रिएट करूँ इस रिलेशन में। कुछ खालीपन सा लगता है उनके होते हुए। प्लीज़ दी आंसर ज़रूर देना प्लीज़। एज डिफरेंस मैटर करता है काफ़ी, है ना? हो सकता है उन आप भाई शादी हो गई है लेकिन अब आपको वो देखते हो कि ये मुझसे काफ़ी बड़ी लग रही है, या जो भी है। और कई बार हो सकता है आपकी ओवर थिंकिंग हो, कुछ लोगों की आदत होती है कम बोलने की। आपको बॉन्डिंग फील नहीं हो रही, लेकिन वो एज अ हस्बैंड उन्हें लग रहा होगा कि इतना काफ़ी है, ठीक है ना? तो उसमें आप बस जो आपका मन है, सिंपल है, देखो जो आपका मन है ना बात करने का, आप अपनी बात कर लो। अगर आपके एक स्टैंजा के बाद वो 2 शब्द भी बोलते हैं ना अच्छा, तो अब उसके पीछे मत पड़ोगे, तुम भी पूरा वाक्य बोलो, पूरा सेंटेंस बोलो, पूरा पैराग्राफ बोलो। ठीक है, सुन रहे हैं ना आपकी बात, ये भी एक टाइप का रिलेशन है। तो आपको जो भी बातें उनसे करनी है आप कर लो, बदले में वो क्या बोल रहे हैं वो फिर उन पे छोड़ दो, तो अपने आप शुरू हो जाएगी, एक बॉन्डिंग बन जाएगी। मैं बता रही हूँ आपको। तो कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जितना आप बोल रहे हो उतना ही वो भी बोलें, तभी बॉन्ड बनेगा। तो जो आपको बात करनी है आप करते रहो आराम से। नेक्स्ट, यदि बच्चों के स्कूल में सिलेबस कितना होना चाहिए? मुझे हमेशा डर सा लगा रहता है मेरी बेटी को लेकर, कहीं और स्कूल में जाएगी तो टेस्ट ना पास कर सका, तो स्कूल में तो अच्छा स्टडी कर रही है। इसका कोई सिर पैर नहीं है, सही बताऊँ तो। कितना होना चाहिए और कितना है, कहीं पे अति में बढ़ा रखा है, कोई बच्चा जितना ज़रूरी है उतना भी नहीं कर रहा। लेकिन फैक्ट ये है कि लाइफ में आगे जाके कोई क्या करेगा इसका डिसाइड आपका एकेडमिक स्कोर नहीं करता। तो जस्ट चिल करो, बच्चे को एंजॉय करने दो उसका लर्निंग एक्सपीरियंस। नंबर थोड़े कम या थोड़े ज़्यादा, लेकिन सीखने में अगर उसको मज़ा आएगा तो वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेगा। रही बात कि कहीं का एग्ज़ाम ना पास कर सका, यहाँ का नहीं कर सकेगा कहीं और का करेगा, कहीं का भी नहीं कर सका कुछ और करेगा, कुछ ना कुछ कर ही लेगा बच्चा। जब आप उसको यही सिखाओगे ना कि अरे कुछ ना कुछ तो हो गई, तू बस लगा रहे, जो सी चीज़ तुझे अच्छी लगती है, जो सबसे अच्छा आता है ना उसमें कर बेटर परफॉर्म, बस। तो ये थे एपिसोड 70 के 142 प्रश्नों के जवाब, कुछ के वीडियो में और कुछ के टेक्स्ट में। आई होप आपको पसंद आए होंगे। इसके अलावा जो मैंने रैंडम क्वेश्चंस लिए थे जो अलग अलग प्रीवियस वीडियो पे आए हैं, उसकी वाली जो वीडियो चल रही है फ़िलहाल उसके मैं कमेंट लेके आऊँगी अगली बार, और फिर मेरे पास 2 दिन होंगे शूट करने के लिए। लेकिन आप लोग कोशिश यही करना कि जिस दिन वीडियो पब्लिक होती है
उसी दिन फर्स्ट डे में कमेंट कर देना, ताकि पहले जो आएंगे क्वेश्चन उनको मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि लेना, ठीक। और फिर जैसे मैं अब रात को करती हूँ वीडियो, मेरे पास ऑप्शन होगा कि अगर मैं दिन से कर दूँ तो भी क्वेश्चन उसमें आ जाए, ठीक है ना। तो आप लोग वैसे ही कमेंट करना जैसे करते आ रहे हो। जस्ट 2 बजे वीडियो लाइव होती है, तो 2 बजे से लेके अगले दिन 2 बजे तक आप कर दो, तो मैक्सिमम परसेंटेज ये रहेगी कि आ जाएंगे वीडियो। क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है वीडियो का काम, ये कमेंट्स बढ़ रहे हैं, आगे आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन कुछ ना कुछ छूटेंगे ही छूटेंगे और कुछ ना कुछ चूज करे जाएंगे। तो उनका क्राइटेरिया सबसे बड़ा यही होगा कि जो कमेंट्स पहले आए हैं, पॉइंट टू पॉइंट जिनमें बात है, एक एवरेज लेंथ है, बहुत लंबे नहीं है, उनको मैं हर हाल में पढ़ने की कोशिश करूँगी, ठीक है। चाहे वो फिर 150 हो, चाहे वो 200 हो। तो बात यही है कि समय का और अपने क्वेश्चन की लेंथ का और स्पेलिंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, ताकि मैं जो करना चाह रही हूँ वो हो जाए, सारे क्वेश्चंस में आंसर कर पाऊँ, ठीक है। बाकी घर और जॉब को मैनेज करने के लिए थोड़ी सी भी मोटिवेशन चाहिए तो लिव लाइफ ईजी वाले चैनल पे आ जाना। शॉपिंग और सजने संवरने का शौक़ है तो जस्टिफाई वाले चैनल पर आ जाना। तीनों ही चैनल पर डेली कुछ ना कुछ रहता ही है, कभी इस पर, कभी उस पर, कभी उस पर। साथ ही ज्वाइन कर लेना इंस्टाग्राम पर, ताकि मेरी लाइफ की जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहे। अब ऐसे ही ढेरों क्वेश्चंस के जवाब लेकर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।